नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सुबह दिल्ली के लिए जाहिर तौर पर अच्छी सुबह नहीं है, क्योंकि बीती रात के धमाके के बाद ठीक लाल किले के सामने ये जो लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 है और ये सुभाष रेड लाइट जो है, जिसकी चर्चा कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी की थी, ठीक वहीं से आप हमारा ये पूरा बुलेटिन आज देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, आपको इसमें तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी दिख रहे हैं। सब जगहों पर जांच हो रही है। फोरेंसिक्स के ज़रिए जो ट्रेसेस है उसको इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। इस वक्त भी आपको कई लोग दिख जाएंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर हम आपको बिहार के चुनाव की दिखा रहे हैं, क्योंकि आज दो बड़ी बातें, दो बड़ी घटनाएं एक तरह से कह लीजिए देश में। एक तरफ आज बिहार में वोटिंग होनी है, 122 सीटें, लगभग 50% सीट्स पर आज वोटिंग होनी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीती रात हुए इस धमाके के बाद देखिए शाम में 6:55 पर यह ब्लास्ट की खबर आई। कुल मिलाकर अब मरने वालों की संख्या जो है वो 12 पहुंच गई है। 24 लोग जिनका हालचाल जानने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी LNJP हॉस्पिटल गए थे, वहां से जानकारी आती है कि उनका इलाज चल रहा है। तीसरी बड़ी बात, अगर इस पूरी जानकारी में आप देखें तो इन्वेस्टिगेशन और जांच की प्रक्रिया जिस तेजी से बढ़ रही है उसमें तार देखिए, एक ही सबसे बड़ी बात क्या थी, वो कार जिसमें धमाका हुआ था उसको CCTV के जरिए इससे पहले वो जहां से गुजरी थी रेड लाइट्स पर, हर जगह पर उसकी चेकिंग की गई। कार को ट्रेस करने के बाद जब ये पता चला कि इसका पहला ओनर सलमान नाम का शख्स था, सलमान गुरुग्राम का रहने वाला है ये सलमान, और सलमान के बाद कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, क्योंकि सलमान इस गाड़ी को आगे बेचता है कई लोगों को, और ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओनरशिप, यानी कई लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा, वहां से होता हुआ ये पूरा मामला शक के दायरे में ला रहा है मोहम्मद उमर को। मोहम्मद उमर जो कि सबसे बड़ा सस्पेक्ट माना जा रहा है, की सस्पेक्ट उमर मोहम्मद को, जो कि एक डॉक्टर है बताया जा रहा है, और ऐसा मुमकिन है कि वो जम्मू कश्मीर से उसका रिश्ता हो, पुलवामा से उसका रिश्ता हो, वहीं का रहने वाला हो। तो ये जो पूरा तार इस वक्त जुड़ रहे हैं उमर मोहम्मद से, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आज बिहार में हो रहा है, जहाँ 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है। एक बार ये पूरा इलाका आपको ज़रा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो वो जगह जिसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है, जहाँ पर बीती रात 6:55 पर ये ब्लास्ट हुआ था। एक रेंगती हुई गाड़ी I-20 कार है, जो पहले एक खास जगह पर पार्किंग में भी कई देर तक पार्क थी, लेकिन उसके बाद जब वो रोड पर आती है, आगे बढ़ती है, वो इसी सुभाष चौक से गुजरती हुई दिखाई देती है। अब सुभाष चौक के इस इलाके से जब वो गुजरती है गाड़ी, तो यहीं पर ये ब्लास्ट होता है। लगभग 8 से 10 गाड़ियां उसकी चपेट में आती हैं, इतने लोगों की मौत हो जाती है। और अब सबसे बड़ी गुत्थी यही है, क्योंकि सड़क को जब आप देखिएगा तो एक बार जूम इन करके थोड़ा सड़क को दिखाइए, सड़क बिल्कुल इंटैक्ट है। सड़क पर ऐसा माना जाता है कि अगर इतनी हाई इंटेंसिटी का कोई ब्लास्ट हुआ हो तो अक्सर ये माना जाता है कि जो सड़क है उसमें एक बड़ा गड्ढा हो जाता है, उसमें एक बड़ा क्रेटर हो जाता है, लेकिन वैसा कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अब तमाम जो जांच की कड़ियाँ हैं वो आगे जुड़ेंगी, लेकिन उसके हिस्से कहाँ पर है, अब हम आपको दिखाना चाहते हैं जैन मंदिर। ये दिखाइए, ये जो आपको जैन मंदिर दिख रहा है, रोड के उस साइड, यही रोड आगे जाकर चांदनी चौक पहुँचता है। ये है जैन मंदिर। जैन मंदिर जो कि आप देख ही रहे हैं 50 मीटर की दूरी पर है। जैन मंदिर के बाद है गौरी शंकर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर के बाद है मस्जिद, और ये पूरा चांदनी चौक का इलाका, यहीं से शॉपिंग का पूरा जो है लोग पहुंचते हैं। और ये दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भागीरथ पैलेस का, रोड के उसी साइड में जब आप देखेंगे तो भागीरथ मार्केट, जहाँ पर पूरा लाइट और शैंडलियर्स और लाइटिंग के लिए लोग सामान खरीदते हैं। तो कुल मिलाकर चांदनी चौक का ये आज जो सुबह है वो पूरी तरीके से ट्रैफिक को, सड़कों को बिल्कुल रोक दिया गया है। जांच की प्रक्रिया, क्योंकि बीच सड़क पर घटना घटी है, तो ऐसे में कोशिश यही है कि जितने यहाँ से सबूत इकट्ठा किए जा सके उन सब को इकट्ठा किया जा सके और फिर उसके बारे में जानकारी ली जा सके। तो आपको तो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उमर मोहम्मद और तारीख पर जाकर दो मेन सस्पेक्ट जो अब इस केस में सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर अब पूरी चर्चा हो रही है और जिनको लेकर अब पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी भी इसी वक्त यहीं से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपके पास आते हुए देखिए, अब सबसे बड़ी जो बात है, एक तो ये घटना यहीं पर घटी है, दूसरा आप इन्वेस्टिगेशन को, जांच की प्रक्रिया को किस तेजी से आगे ले जाते हैं, वहां पर मामला कहां पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। और LNJP में इस वक्त जितने घायल हैं वो जानने के लिए चलेंगे अर्पिता के पास। हिमांशु।
देखिए, जो पूरा मामला है ये उस वक्त दोपहर में जब पुलिस ने मुजम्मिल के फतेहपुर तगा गांव में जब रेड किया था, तो उस वक्त ही उमर का नाम सामने आ गया था और उमर की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, क्योंकि उमर जिसकी तलाश थी, इसके अलावा मुजम्मिल और आदिल, ये 3 लोग थे जिनकी जानकारी पुलिस को सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी। सबसे पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है 1 नवंबर को, 6 दिन बाद आदिल की गिरफ्तारी होती है 6 नवंबर को, और उसके बाद पिछले रविवार को सबसे पहली जो रेड है वो फरीदाबाद में की जाती है और 350 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट, असाल्ट राइफल और ये सारी चीजें बरामद होती है। तब एक बार ये खुलासा होता है कि अरे, दिल्ली के पास इतने विस्फोटक पहुंच गए। और उसके अगले दिन यानी कल सोमवार को जब दूसरी जगह जो किराए पे ले रखी थी जगह मुजम्मिल ने, जब वहां रेड होती है, वहां से टीमें निकलती हैं और उमर की तलाश उस वक्त से बेहद तेज कर दी जाती है, सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के इलाके में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर तक। अब देखिए, जिस वक्त वो रेड चल रही थी अंजना, उसी वक्त दोपहर के वक्त वो बदरपुर बॉर्डर के रास्ते पूरी आशंका है कि उमर इसी i-20 कार से दिल्ली के अंदर दाखिल होता है और फिर वो करीब 3 बजे के आसपास सुनहरी बाग का जो पार्किंग का एरिया है वहां पहुंचता है। वहां गाड़ी 3 घंटे पार्क थी और उसके बाद ये सामने वाली जो सड़क आप देख रही हैं, इस तरफ से उमर गाड़ी के साथ यहां पर पहुंचता है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन कि गाड़ी में कौन था ये डीएनए के बाद होगा, लेकिन जब यहां पर गाड़ी पहुंचती है तो ये जो पूरा इलाका है, ये ट्रैफिक यहाँ पे स्लो हो जाती, क्योंकि यहाँ पे लोग पैदल भी पार करते हैं और कई सारे जो उनके लिए छोटी मोटी जो ऑटो, ई रिक्शा और इस तरीके की गाड़ियां रहती है, तो यहाँ पर ट्रैफिक एकदम स्लो हो जाता है। और जब वो लगभग रेंग रही थी, शायद आप कहिए कि गनीमत थी कि इम्पैक्ट जो था वो सड़क पर था और उस वक्त वहां पर पीछे ई रिक्शा था और जो आसपास की गाड़ियां थी वो चपेट में आए। जिस तरीके का इंटेंसिटी था, जिस तरीके का ये धमाका था कि अगर कहीं और होता तो शायद इसका असर बहुत ज्यादा होता। उसके बाद पुलिस को ये आइडेंटिफाई करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि इसके पीछे जो पूरा फरीदाबाद का जो मॉड्यूल था, जिसके पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस पिछले 9 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो शख्स इसमें शामिल हो सकता है और पूरी जांच की दिशा बदल गई, क्योंकि जैश के साथ जुड़ा था मुजम्मिल और साथ साथ अंसार। मैं लौट रही हूँ इस वक्त हमारे साथ यहीं पर जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं राजा बंदी जी, वो इस वक्त मौजूद हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ से ये मंदिर है, मतलब इस मंदिर के बिल्कुल सामने में ये ब्लास्ट हुआ है और यहीं पर वो मेट्रो का गेट है जहाँ पर ये धमाका हुआ है और अब जांच हो रही है। आज सुबह भी फोरेंसिक्स की टीम आई हुई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तार कहाँ तक जुड़ रहे हैं, कौन कौन से सस्पेक्ट्स हैं, कार को ट्रैक किया गया है जिस इलाके से ये कार गुजरी है, और डीसीपी राजा बंदी जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो क्या जानकारी आप घटना के बारे में हमारे दर्शकों को देखेंगे? मैम, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट कंक्लूसिवली अपॉन एनीथिंग। एज ऑफ नाउ मैं यही शेयर कर सकता हूँ आपके साथ कि एक्ट ऑफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसकी जांच में हम सब लोग जुटे हुए हैं। उसमें दिल्ली पुलिस की टीम है, फॉरेंसिक साइंस, एफएसएल की टीम है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को वो लोग एग्जामिन कर रहे हैं और उसका ग्रिड सर्च कर रहे हैं। और उसके अंदर एनएसजी की भी टीम है और हमारी दिल्ली पुलिस की भी टीम्स हैं और जो भी एविडेंसेस हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल होंगे, हम सब उसको लिफ्ट करने के अंदर अभी लगे हुए हैं। हमारा प्राइमरी एम अभी वही है। तो एफआईआर में जो आपने एक्सप्लोसिव्स को लेकर लिखा है, क्या लिखा है उसमें? आप उसकी इंटेंसिटी को लेकर या कुछ भी जो डिटेल्स आपने डाले? हाँ नहीं मैम, उसके अंदर सिर्फ ये रहता है कि हाँ एक्सप्लोजिव्स, एक धमाका हुआ है। अभी क्या एक्सप्लोजिव्स था और क्या सारी चीज़ें थी वो तो अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे। वो तो एफएसएल ट्रेसेस लिफ्ट कर रही है और उन्हीं की जांच के अंदर ही पुष्टि हो पाएगी कि क्या है एग्जैक्टली। 3 लोग थे गाड़ी में? अभी मैम, अभी इट इज़ स्टिल ऑन गोइंग एंड इट्स इवॉल्विंग सिचुएशन। अभी हम लोग कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। और गाड़ी के ओनरशिप को लेकर कोई जानकारी जो आप दें कि सलमान उसका ओरिजिनल ओनर बनाया जा रहा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओनरशिप है, कई लोगों ने खरीदा, बेचा, तारिक, उमर मोहम्मद, बहुत सारे, वो क्या है? मैम अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं, तो एक कोहेरेंट स्टोरी, एक कोहेरेंट पूरा इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है वो सारा बनाने में अभी टाइम लगेगा। अभी कुछ भी कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। लास्ट क्वेश्चन, ये फोरेंसिक्स के जरिए सारी जांच वगैरह कर ली आपने? मैम अभी फॉरेंसिक की टीम्स लगी हुई हैं। मॉर्निंग से दे हैव स्टार्टेड डूइंग सर्च ऑफ द सीन ऑफ क्राइम और अभी उनका चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और वो अपना पूरा करके जो एविडेंसेस लिफ्ट करेंगे उसके बेसिस पे वो अपनी कंक्लूसिव रिपोर्ट देंगे, उसी के बेसिस पे आगे कुछ कहा। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आप
डीसीपी राजाबंदी को सुन रहे थे जो पूरी जानकारी दे रहे थे मौके पर। अभी बहुत कंक्लूसिवली कोई भी जो है जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता के तहत जो दर्ज की है, उन्होंने एक्सप्लोसिव एक्ट्स के तहत, यूएपीए एक्ट के तहत उन्होंने केस दर्ज किया है, ये जानकारी उन्होंने ज़रूर दी। और इसी के साथ साथ वो बता रहे हैं कि अभी भी जो फोरेंसिक्स की टीमें हैं वो जांच हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, सबूतों को हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस कार का की जो ओनरशिप है, क्योंकि अगर आप सड़क एक बार फिर से ज़रा दिखाइए पवन हमारे दर्शकों को, जब आप सड़क देखते हैं ना, तो सड़क के आसपास आपको कोई भी यहाँ पर वो नहीं दिखता है कि ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसके ज़रिए कोई शक पैदा होता है, क्योंकि क्रेटर बहुत बड़ा नहीं है। तो इस किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है उस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी बड़ी बात ये तय है कि धमाका बहुत बड़ा था। अगर 8 से 10 गाड़ियां उसकी चपेट में आती हैं तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा धमाका था। 10 से 12 लोगों की मौत हो जाती है, 24 लोग घायल हो जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका था। अब टेरर एंगल, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बार बार ये कहा कि हम हर एंगल से इसकी जांच करेंगे, तो सबसे बड़ी बात यही है कि टेरर एंगल तलाशने की अगर कोशिश होती है तो उस टेरर एंगल में आपको ये समझना होगा कि ये जो गाड़ी है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा शक पैदा हो रही है, क्योंकि कई जगहों पर इस गाड़ी को बेचा गया है और ऐसे कई लोग हैं जिनसे तार जुड़ रहे हैं, जिनकी वजह से ये शक पैदा हो रहा है। मिलन भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिलन, कुल मिलाकर इस पूरी घटना के बारे में, धमाकों के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए अंजना, इस वक्त मैं एलएनजेपी की मॉर्चुरी के बाहर मौजूद हूं और लगातार रात से हम बता रहे हैं कि 8 लोगों की मौत हुई है, लेकिन भयावह ये है कि जो एक अंग जो मिले हैं किसी के शरीर के, उसको बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है अभी तक। और बताया जा रहा है कि एक हाथ और एक पैर के का पार्ट मिला है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। और जो मृतकों की लिस्ट भी थी उसमें से सिर्फ 2 लोग रात तक जिनकी पहचान हो पाई थी, उनके परिजन आकर उन्हें ले गए हैं। लेकिन 8 में से अब सुबह तक कुल मिला के 5 लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिसमें से एक वो ऐसे शख्स थे जिनका नाम पंकज था, जो 22 साल के थे, जिनकी गाड़ी उसी गाड़ी के बगल में थी, उसी सिग्नल के पास जहां पर ये विस्फोट हुआ। और उनकी गाड़ी उस चपेट में आई। गाड़ी जलने के बाद उसकी नंबर प्लेट की जो फोटो थी वो दिखाई दी मीडिया में जब हमने हाईलाइट किया इस बात को। उसके बाद उनके जो परिजन हैं, क्योंकि उनका फोन नहीं लग पा रहा था पंकज का, तो यहां पर आके पूछताछ करने लगे। और फिर जब वो गाड़ी पहचान में आई उसके बाद उन्हें पता चला कि उनके परिवार के एक सदस्य है 22 साल के पंकज, जिनकी मौत हो गई है। इसके अलावा अंजना, बहुत ही ये ऐसी स्थिति है कि काफी लोग इसमें घायल हुए हैं। 20 लोग घायल हुए हैं जिनको चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कमर से नीचे की चोटें हैं बहुत ज्यादा। और शार्प ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं अब तक, किस चीज के ये शार्प ऑब्जेक्ट्स थे। गाड़ियों के कुछ हो सकते हैं पार्ट्स वगैरह, क्योंकि जिस तरीके से हम विस्फोट की बात कर रहे हैं वो वैसी इंटेंसिटी का था। और साथ में 2 महिलाएं भी आइडेंटिफाई हुई हैं जो इस हादसे में घायल हुई हैं। जी। मैं लौट रही हूँ मिलन, आपके पास कई मेहमान भी जुड़े हैं जिनसे मैं यूएपीए एक्ट के तहत, इसको जो प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट है उसके ज़रिए जो केस दर्ज की गई है उस पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ। तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उसमें पीके मिश्रा जी हैं, पूर्व डीजी हैं बीएसएफ के, एलएन राव साहब पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, वेद भूषण पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, और हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले पीके मिश्रा जी, मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं और जो यूएपीए एक्ट के तहत इस केस को दर्ज किया गया है, आपको क्या समझ में आ रहा है? कोतवाली थाने में यूएपीए एक्सप्लोसिव्स एक्ट एंड बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत 16/18 यूएपीए 3/4 एक्सप्लोसिव एक्ट, जो सेक्शंस लगाई गई हैं 103(1)/109(1) और 61(2) भारतीय न्याय संहिता की, ये क्या इशारा कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? अंजना, मैं इसमें क्लियरली बता रहा हूं, पुलिस ने कोतवाली थाना में जो इसमें रिपोर्ट दर्ज किए हैं, डेफिनेटली इसमें, क्योंकि इसमें एक्सप्लोसिव्स भी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, ये अमोनियम नाइट्रेट ही है। और जिस तरीके से उसको ब्लास्ट किया गया है, इसमें मैं एडिशनली बता सकता हूं कि उसमें जो है रिमोट कंट्रोल स्विच का इस्तेमाल भी हुआ है। ये एंगल पुलिस को पता है, ताकि, और उसमें जो है मिलिटेंट्स इसमें शामिल है। मिलिटेंट्स जो है वो जो है हमारा अंदर का मिलिटेंट हो सकते हैं, स्लीपर सेल्स हो सकते हैं,
या बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो पता लगता है वो तारीख हो या उसमें उम्र हो, और ये जितने हैं ये सब पाकिस्तान का जैश मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद, ये दो जो मिलिटेंट ग्रुप है उसके साथ इनका डेफिनेटली कम्युनिकेशन था, और ये पाकिस्तान का आईएसआई हैंडलर के साथ इनका कम्युनिकेशन था। तो इनका जो स्लीपर सेल्स है, आप देखिए उमर जो है, ये काफी स्लीपर सेल्स दिल्ली में आ गए थे, क्योंकि आप डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजमिल, ये जो अप्रीहेंशन हुआ था फरीदाबाद में, और उसमें एक्सप्लोसिव्स जो पकड़ा गया था और आर्म्स एम्युनिशन पकड़ा गया था, उससे पता लगता है कि ये कार जो आया था, उमर का कार, और जो जो कि देखिए ये कार काफी लोगों के पास गया था। पहला जो था उमर उमर वाज द लास्ट पर्सन देखिए, हु ब्रॉट दैट हाँ, कार। तो इसमें ये जितने धारा लगाया गया है, मिश्रा साहब, जो जो पहला, हाँ, हाँ, yes, हाँ, जो जो सबसे शक पैदा होता है वो कई बातों को लेकर होता है, और गृह मंत्री ने खुद इसको नकारा नहीं, उन्होंने कहा हर एंगल से जांच होगी। सबसे बड़ा शक इसी बात से हो रहा है कि वो गाड़ी कई लोगों के पास थी। सबसे पहले उसका ओरिजिनल ओनर सलमान है गुरुग्राम का, उसके बाद से वो गाड़ी 3 लोगों को आगे साफ ट्रेसेस दिख रहे हैं, चाहे तारिक हो, मोहम्मद उमर हो, और इन सब से पैदा हो रहा है। आप शक ये जाहिर कर रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उससे जो इंटेंसिटी ब्लास्ट का होता है वो इसी तरह का होता है जैसा दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप रिमोट कंट्रोल से अचानक किया गया, क्योंकि ये चर्चा भी हो रही है ना कि अगर 2 से 3 लोग उसमें सवार थे, क्या ये फिदायीन हमला था, क्या जानबूझकर वहां पर डेटोनेट कर दिया गया, उनको पता था, नहीं पता, बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। जो हमारे अगले मेहमान हैं उनके पास एक बार चलते हैं, उसके बाद से राव साहब आपको क्या दिख रहा है इसमें? आपका ऑडियो किसी वजह से नहीं आ रहा है, मैं आ रही हूँ आपके पास। वेद भूषण जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? नीना जी, जब से परसों से एटीएस जे&के पुलिस ने फरीदाबाद के अंदर जो हाइडआउट्स पर रेड की थी परसों रात से, और उसमें बड़ी मात्रा में उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में 2 AK-47 राइफल और लगभग 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, तभी से आशंका लगाई जा रही थी कि बहुत बड़े लार्ज स्केल पर तैयारियां की जा रही थी विस्फोट करने के लिए। और यह भी बताया जाता है कि आरएसएस ऑफिस और आजादपुर सब्जी मंडी की रेकी भी की गई थी। ये तमाम चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे आएंगी, परंतु ये क्लियर हो चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप है जिसमें 2 डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर में नौकरी कर रहे थे, जिनके लॉकर से AK-47 रिकवर हुई, मुजम्मिल और एक मौलवी भी अरेस्ट हुए थे। तो बहुत सारी शंकाएं थी कि ये हो सका, परंतु जब तक इन्वेस्टिगेशन शुरुआत हो पाती उससे पहले ही लाल किले पर आकर ही ब्लास्ट हो गया, और ये बिल्कुल क्लियर अब हो चुका है कि ये सुसाइडल अटैक है, या जिसको फियादीन अटैक कहते हैं। और ये जैश ए मोहम्मद का बिल्कुल एक मॉड्यूल है। ISIS और जैश ए मोहम्मद इसी तरह से अपनी एक्टिविटीज को करते हैं, और इनका जो उद्देश्य था पूरे हिंदुस्तान को दहलाना था, क्योंकि जिस तरह से आरएसएस और वंदे मातरम और तमाम चीजें दुनिया के अंदर घटित हो रही हैं, अमेरिका से लेकर विश्व के पटल पर जिस तरह की चीजें आ रही हैं, न्यूयॉर्क का मेयर का चुना जाना, तो बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। आप इसको केवल हिंदुस्तान से या लाल किले से कनेक्ट ना करें, इसको पूरी दुनिया के अंदर जो नई तस्वीर बनकर आ रही है। दूसरी तरफ आप बता रही हैं बिहार के अंदर इलेक्शन है, तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी इससे कनेक्टेड हो सकते हैं कि जो कि इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, परंतु ये जरूर है कि इसके साथ। एलन राव साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है? आपने लंबे वक्त तक दिल्ली पुलिस में काम किया है, आप जो शुरुआती जानकारी देख रहे हैं, और हम मौके से भी आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह पूरे इलाके को, और वहाँ फोरेंसिक्स की टीम के लोग जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। और जो टीम्स हैं फोरेंसिक्स की, दिल्ली पुलिस की, अलग अलग जगहों की टीम है। एक बार फिर से जो लोग जानते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं, इस तरफ दाईं तरफ दिखाइए, रोड के इस पार वो यहाँ पे जो मेन जो चौकी है वो पुलिस चौकी है, जो आपको बिल्कुल ये जो अभी यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है उसके पीछे जो जगह है वहीं पर चौकी है। चौकी से आप समझिए कितना 50 मीटर की दूरी पर ये पेड़, और यहीं पर ये धमाका हुआ है। धमाके के इस तरफ अगर आप दिखाइएगा तो ये देखिए जैन मंदिर जो श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी है, ये मंदिर आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए फोरेंसिक्स की पूरी टीम निकलकर यहाँ से जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, जो हर जगह पर इस वक्त सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। और इन्हीं की तरफ से ये कोशिश है, क्योंकि कई जगहों पर आप देखेंगे जो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट के बाद
कई जगहों पर जो भी एक्सप्लोसिव है वो जाके चाहे कार का हिस्सा हो, अलग अलग हिस्से हो, उनमें वो जाके चिपकता है। तो ऐसे तमाम ट्रेसेस इकट्ठा किए जा रहे हैं और अब शायद जानकारी आई है कि श्री जैन मंदिर में भी कुछ जगहों तक ही आया है, तो वहाँ से भी पूरे जो सबूत हैं वो फिलहाल इकट्ठा किए जा रहे हैं और वहीं अंदर जाते हुए फोरेंसिक्स की टीम आपको दिखाई दे रही है। जैन मंदिर के अंदर फोरेंसिक्स की टीम इस वक्त गई है। ये बड़ी खबर हम आपको आज तक पर इस वक्त बता रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगता है कि किस तरह के किस पैमाने पर ये नुकसान हुआ है और किस तरह से जो मंदिर हैं आसपास के उनके भी। और इसके ठीक बाद अगर आप देखेंगे, जैन मंदिर के फौरन बाद गौरी शंकर मंदिर है और गौरी शंकर मंदिर के बाद गुरुद्वारा है। यही है वो रोड जिसमें जाते हैं लोग, चांदनी चौक में जाते हैं और जाहिर तौर पर शॉपिंग का पूरा यहाँ पर हुजूम रहता है। और अब ज़्यादातर चूंकि इस रोड को पेडेस्ट्रियंस के लिए कर दिया गया है तो गाड़ियाँ बहुत कम जाती हैं, लोग पैदल रहते हैं, भारी भीड़ रहती है। लेकिन अंदर की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं हम, हमारे सहयोगी दिखाएंगे, जहां पर इस वक्त जैन मंदिर के अंदर जाकर भी सबूत इकट्ठा कर रही है फोरेंसिक्स की टीम। तो ये वो हिस्सा है जहां पर पुलिस की मौजूदगी है। उधर भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है चांदनी चौक के पूरे इलाके को। और इधर भी हिमांशु, हम यहीं पर मौजूद हैं और यहाँ से साफ दिख रहा है जैन मंदिर के अंदर इस वक्त जो फोरेंसिक्स की टीम है वो गई है। ये बता रहा है कि कहाँ तक, मतलब चूंकि हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादातर यही शक जाहिर कर रहे हैं जिनों से बात कीजिए कि अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव के तौर पर इस्तेमाल किया हो सकता है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इस ब्लास्ट की दिख रही हैं। लेकिन कहाँ तक पहुँचा है कि आप सोचिए, यहाँ पर जैन मंदिर में भी अगर फोरेंसिक्स की टीम जा रही है तो ये साफ इशारा है कि दूर दूर तक उसके धमाके का असर दिखा है। हिमांशु, बिल्कुल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी अंजना। जब सामने जो वो पूरा ब्लास्ट हुआ था, आप इस पूरे इलाके को देखिए तो जहां पर मैं खड़ा हूं इसके आगे भी अभी फोरेंसिक की टीम आई थी और कुछ पार्टिकल जो बैरिकेटिंग है उसके इस तरफ भी थे। यानी पुलिस ने जितना समझा था, आप समझ लीजिए कि तकरीबन 150 से 200 मीटर के आसपास तक फोरेंसिक की टीम जगह जगह जा रही है और उन्हें वहां से ट्रेसेस मिल भी रहे हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो गाड़ी के पार्ट्स हैं जो इस धमाके में उड़े हैं वो उनके साथ जो जिस तरीके का विस्फोट था उसके पार्टिकल्स मिलने की पूरी संभावना रहती है। और ऐसे में वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई थी। फोरेंसिक की टीम यहाँ पर जिस तरीके से काम कर रही है, आप सोचिए मल्टी लेवल पे काम हो रहा है क्योंकि यहाँ से जो भी उन्हें पार्टिकल्स मिल रहे हैं साथ साथ उनका परीक्षण भी किया जा रहा है। और उम्मीद है कि दोपहर 12 बजे तक जो पहली रिपोर्ट है फोरेंसिक की वो आ भी जाए, वो सामने आ जाए और जिसके बाद ये काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि जो धमाका हुआ था उनमें किन किन चीजों का इस्तेमाल था। आप देखिए सामने जहां पर यह ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद अगर आप देखेंगे कैमरा घुमा के तकरीबन 100 मीटर के आसपास का जो पूरा डिस्टेंस है वो गौरी शंकर मंदिर तक, जैन मंदिर तक का वो पूरा इलाका है। वहां पर जगह जगह छोटे छोटे पार्ट्स गाड़ियों के हमने देखा, इवन कुछ बड़े पार्ट्स भी उड़ के गए हैं जिसमें ई रिक्शा जो ठीक पीछे मौजूद था उसके भी कुछ हिस्से हवा मुड़े हैं। जिस गाड़ी i20 थी, i20 के भी कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हवा में उड़कर दूर तक गए हैं और जो दूसरी गाड़ियां जो एकदम बगल में थी जो चपेट में आई हैं उनके भी कुछ हिस्से इस धमाके में दूर तक उड़े हैं। तो एक इनकी इंटेंसिटी का अंदाजा चलता है जिसकी वजह से कि कितनी फ्रीक्वेंसी थी उसकी कि इतनी दूर तक चीजें उड़ी हैं। तो एक चीज समझने के लिए उन सभी ट्रेसेस को इकट्ठा किया जा रहा है। फोरेंसिक टीम मौके पे, तमाम एक्सपर्ट यहाँ पर मौके पे हैं और उम्मीद है कि 12 बजे तक काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जो फरीदाबाद का जो एंट्री पॉइंट है, क्योंकि जिस वक्त फरीदाबाद में कल दोपहर में रेड चल रही थी, मैं वहां फतेहपुर तगा गांव में था अंजना, जहां से करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट और तमाम जो आर्म्स, एम्यूनिशन और आईडी बनाने के सामान मिले थे। वहां से जब रेड चल रही थी तो आशंका है कि उमर की तलाश पुलिस ने उस वक्त शुरू कर दी थी। उमर की डिटेल पुलिस को मिल चुकी थी, जम्मू कश्मीर की पुलिस मौके पे मौजूद थी, हरियाणा की एसआईटी वहां पर थी और उसी दौरान उम्मीद है कि उमर को लगा कि वो पकड़ा जाएगा। वो i20 गाड़ी से अपने कुछ सहयोगियों के साथ दिल्ली में एंट्री करता है बदरपुर बॉर्डर से। उसके बाद उन तमाम रूट को अब ट्रैक किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि किस रास्ते से होता हुआ वो जो जहां पर हम मौजूद हैं इसके पीछे जो पार्किंग, जो शक का दायरा है और जो सबसे बड़ा आरोपी फिलहाल दिख रहा है वो उमर मोहम्मद ही दिख रहा है। इसके तार पुलवामा से हैं। अच्छा, उमर मोहम्मद ही लास्ट नोन ओनर जिसको कहते हैं, आखिरी बार
उसी ने ये गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी की उसी की ओनरशिप थी, जिसको लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है। और बताया जा रहा है कि एफएसएल की रिपोर्ट कुछ देर में आ सकती है। हमारी नज़र उस पर भी रहेगी कि एफएसएल की रिपोर्ट में आखिर क्या आता है एक्सप्लोसिव्स के बारे में, एक्सप्लोसिव्स के बारे में क्या जानकारी दी जाती है, क्योंकि वहीं से जो तार है एक तरह से खुलते हुए दिखाई देंगे और ये समझ में आएगा कि किस पैमाने पर किन जो एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल इस पूरे धमाके में किया गया है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुमित इस वक्त मौजूद है यही लाल किला से। सुमित, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मॉड्यूल बहुत नया था। अब तक हमने जो मॉड्यूल देखे हैं कश्मीर के अंदर, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती थी, वो हमेशा ऐसे पढ़े लिखे यूथ का इस्तेमाल करती थी, लगातार बड़ी प्लानिंग के एग्जीक्यूशन में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको पुलवामा याद होगा कि जब वुल्फ अटैक किए गए थे, उसमें भी एक ऐसे ही अनएजुकेटेड या आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयड लड़के का चुनाव किया गया। लेकिन अब एग्जीक्यूशन के अंदर खासतौर पर डॉक्टर्स, इंजीनियर का इस्तेमाल किया जाना निश्चित तौर पर दिखाता है कि एक बड़े अटैक्स, क्योंकि आप इन पर शक जल्दी नहीं कर सकते, निश्चित तौर पर इस तरीके का इस्तेमाल किया गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, एक नया और पैटर्न देखने को मिला अंजना, वो है किस तरीके का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया। अमोनियम नाइट्रेट अकेला एक एक्सप्लोजिव नहीं होता, इसके साथ हमेशा या तो फ्यूल ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, टीएनटी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आरडीएक्स इस्तेमाल किया जाता है। तो अब वो कौन सा ऐसा केमिकल है, दोनों को मिक्स करके जिससे ये एक्सप्लोजन किया गया। और अभी भी जिस तरीके से हिमांशु भी बता रहे थे, लगातार फॉरेंसिक की टीम लगातार उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उस गाड़ी की तलाश कर रही है जिसमें एक्सप्लोजिव रखा लाया हुआ होगा, क्योंकि जब वो ब्लास्ट हुआ होगा तो कई दूरी तक गया होगा। तो उन पार्टिकल्स को ढूंढकर ये तलाशा जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया, कौन से ऐसे मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जिससे इस ब्लास्ट को इतना सीवियर, इतना बड़ा आप कह सकते हैं अंजाम दिया गया। तो ये कई पहलू हैं जिनको लेकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस समय इन्वेस्टिगेट कर रही है। और निश्चित तौर पर इसमें एक या दो लोग नहीं, ये मॉड्यूल बड़ा है, इसके अंदर OGWs का नेटवर्क भी होगा, इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि जिन्होंने इस पूरे बॉम्ब को या फिर एक्सप्लोजिव को बनाया होगा उनका नेटवर्क भी होगा, फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे। क्योंकि अभी जो एक्ट दिख रहा है ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन ज्यादा दिखता है, क्योंकि ये पता लग गया था कि देखिए एजेंसी जो है लगातार ट्रैक कर रही हैं, वो जल्दी बाकी के लोगों को भी गिरफ्तार करेंगी। तो निश्चित तौर पर इसको जल्दबाजी में या फिर आप कह सकते हैं जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई, क्योंकि प्लानिंग बड़ी थी। हालांकि हमारी फोर्सेस ने या फिर आप इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ना सिर्फ इस नए मॉड्यूल को फॉइल किया, बल्कि ये भी देखा कि इनके तार कहां कहां तक जुड़े हुए, उनकी भी गिरफ्तारी की। अंजना, बिल्कुल, एक बार चलते हैं, हमारी सहयोगी अर्पिता हमारे साथ LNJP हॉस्पिटल से जुड़ रही हैं। अर्पिता, इस वक्त जिन घायलों का इलाज हो रहा था उनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी स्थिति बेहतर हो रही है, क्या जानकारी मिल रही है हॉस्पिटल से, क्या अपडेट है? तो देखिए अंजना, अभी कुछ लोग 20 लोग बताए जा रहे हैं जो कि घायल थे और उनका इलाज चल रहा है। अभी जब सुबह से मैं यहाँ पर हूँ और मैं जिस तरह महसूस कर पा रही हूँ कि यहाँ बहुत सारे परिजन हैं जिनको काफ़ी दिक्कतें हुई, वो भी अपनी बात कहते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन अभी सबकी कोशिश यही है कि जो घायल है उनमें से 2-4 ऐसे बताए जा रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल है, इलाज उनका चल रहा है। बस यही प्रे और यही दुआ हो रही है कि ये मौत का आंकड़ा और ना बढ़े, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली दहली है, कई तरीके के सवाल तो खड़े ही होते हैं। और अगर, क्योंकि हम जिस तरह से लाल किले का एरिया जो पूरा सुमित दिखा रहे थे, अगर वहां पे कहते हैं सिग्नल के पास तक अगर गाड़ी पहुंचती तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो क्या ये गाड़ी निकालते वक्त हादसा हुआ या उसी प्लानिंग के साथ वहीं पर हादसा हुआ? क्योंकि अगर ये हादसा उसे करना ही था तो 3 घंटे वहां गाड़ी पार्क करने की आखिरकार प्लानिंग क्या थी? सीसीटीवी तस्वीरें भी अब अंजना सामने आ चुकी हैं, जिनके आधार पर दिख रहा है कि वो शख्स वही है जो 3 आतंकियों, फरीदाबाद में 3 लोग बताए गए थे, 2 गिरफ्तार हो चुके थे, 1 की तलाश हो रही थी। और वही तलाश, क्योंकि उसे दिख रहा था कि अब उसका नंबर हो सकता है, तो ऐसे में जो भी विस्फोटक उसके पास था उसने आनन फानन में इसका इंतजाम किया, एक लोकेशन तय किया। इनकी और लोकेशन क्या तय हुई होगी, कहां इन्होंने ब्लास्ट करने का सोचा होगा, क्या इनकी प्लानिंग थी? क्योंकि उस सारे मंसूबों पर ये तो दिखता है शुरुआती तौर पर क्योंकि पानी फिर गया और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि एक शख्स जो बचा था उसने कहा कि अभी तक जो लगता है अंजना कि उसको लगा कि यहीं पर सुटेबल होगा ब्लास्ट करना। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि उस जगह से अगर थोड़ा आगे गाड़ी चली जाती तो और ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती थी। तो आखिरकार प्लानिंग क्या है, अब सारी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, उसके बाद सारी तस्वीर और साफ हो पाएगी। लेकिन यूएपीए के आधार पर तहत यहाँ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। अब वो विस्फोटक कहाँ से लाया गया और कैसे इतना बड़ा ये हमला हुआ है देश की राजधानी, देश के दिल्ली में। अंजना,
मिश्रा जी, मैं वापस आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब आप जब देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर फोकस करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन? मैं क्लियरली बता रहा हूं अंजना कि ये जो इंसिडेंट हुआ, डेफिनेटली इसमें टेरर एंगल नंबर 1 है, टेरर एंगल है। और उसमें बिल्कुल क्लियर है कि इसमें जैश मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद का हाथ है और इनका स्लीपर सेल, एजुकेटेड स्लीपर सेल्स, ये ऑल ओवर इंडिया इनके पास है कि और इनका कांटेक्ट पाकिस्तान हैंडलर के साथ थ्रू कश्मीर मिलिटेंट के थ्रू में होता है। आप तारीख को देखिए, आप उमर को देखिए, ये जो है दोनों जो है पुलवामा के हैं। पुलवामा में उन्होंने ऑलरेडी पहले जाकिर मूसा के साथ उनका कनेक्शन था। जाकिर मूसा जब उसको सिक्योरिटी फोर्स ने मार दिए, लेकिन उनका कनेक्शन थ्रू मिलिटेंट्स पाकिस्तान आईएसआई के हैंडलर्स के साथ था। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा एक्सप्लोसिव्स आया है, मैं सुन रहा था काफी एक्सप्लोसिव्स लगाने का तरीका भी अंजना बड़ा बहुत अलग होता है। कुछ एक्सप्लोसिव जो होता है जो नीचे को इफेक्ट करता है, कुछ एक्सप्लोसिव्स को लगाते हैं जो ऊपर को जाता है, कुछ एक्सप्लोसिव साइड को जाता है, कुछ एक्सप्लोसिव जो होता है दोनों साइड को और चारों तरफ को जाता है, ऊपर को नहीं जाता है। नाउ दे हैव फिक्स्ड द एक्सप्लोसिव इन सच ए प्लेस ऑफ द कार जो कि चारों तरफ उसका एक्सप्लोजन हो, इफेक्ट हो, और नीचे या ऊपर उसका इफेक्ट ज्यादा ना हो, साइड में हो, ताकि जो जितना हमारा उनका जो लॉस है उसमें जो लोग जितना है और कार जितने पास में था उसका इफेक्ट चारों तरफ ज्यादा हो। उस मुताबिक दे वर एक्सपर्ट्स इन पुटिंग द एक्सप्लोसिव्स। और मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये उन्होंने जो एक्सप्लोसिव्स लगा है, इट मे बी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, इट मे बी आरडीएक्स, बट डेफिनेटली उनके पास जो था एक्सप्लोसिव जो फरीदाबाद में पकड़ा गया है अबाउट 2900 केजी, डेफिनेटली उसके साथ और भी एक्सप्लोसिव हो जो कि फरीदाबाद से आप रेड फोर्ट देखिए तकरीबन 25 किलोमीटर का दूरी है, बहुत आसान है उसको लाने का। लेकिन ये जो मॉड्यूल है देखना पड़ेगा, दिस इज वन एजुकेटेड मॉडल, पहले बार इसको इस्तेमाल ऐसा हुआ है और ऐसा कोई नहीं कि ये इमरजेंसी और इमीडिएटली इसको लगा गया है। डेफिनेटली प्लानिंग हुआ है इस जगह पर लगाने के लिए। और ये दो टाइप का है, आइदर अपने आप को ब्लास्ट किए हैं और हाँ राव साहब, लेकिन एक जो शक लोगों के मन में सबसे ज्यादा आ रहा है, ये जो एक्सप्लोसिव्स पहले बरामदगी हुई है उससे तार लोग जोड़ रहे हैं कि कई जगहों पर बरामदगी हो गई, कुछ जगह जहाँ पर छूट गए वहां पर लेकर। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम आपको बता दें फोरेंसिक्स की रिपोर्ट कुछ देर में आने वाली है। ये मनाया जा रहा है कि जो यहाँ से बीती रात जानकारी ली गई है वो सब किया है। और इस वक्त जो जानकारी आ रही है दिल्ली ब्लास्ट केस में सूत्रों से बड़ी खबर है कि पुलवामा का रहने वाला है उमर मोहम्मद। धमाके के वक्त कार में मौजूद था उमर मोहम्मद और कार में अकेला मौजूद था उमर मोहम्मद, पुलवामा का रहने वाला है। और ये भी जानकारी आ रही है कि वो पेशे से डॉक्टर है। अब देखिए, अगर उमर मोहम्मद जो है वो पुलवामा का, जम्मू कश्मीर का है, और इसी वजह से जो बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि गाड़ियाँ किस किस को बिकी हैं, इसका पूरा आप ट्रेस कीजिए। सलमान गुरुग्राम का इसका पहला ओनर है। एक इंटरमीडिएट बायर आता है देवेंद्र नाम का, जो शायद कार सेल्स का काम करता है, वो फिर उसको आगे बेचता है तारिक, उमर मोहम्मद, ये सारे। और ये दोनों ही अगर पुलवामा से इनके तार जुड़े हुए हैं तो शक का दायरा ये कैसे बढ़ा रहा है, एक पूरे नेक्सस की तरफ इशारा कर रहा है, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। लेकिन कुछ आई विटनेसेस की बात आपको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि बीते दिन जब यहाँ पर ये धमाका हुआ तो कई चश्मदीद यहाँ पर मौजूद थे और चश्मदीदों ने जो जानकारी इस धमाके के बारे में दी है, आइए वो आपको एक बार सुना देते हैं। उसी से आपको समझ में आएगा कि कई लोग तो आसपास थे, दूर की जगहों पर थे, उन्होंने कहा यहाँ तक आवाजें आई। देखिए, इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी ज़ोरदार तेज़ आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। फिर इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। इस टाइम आवाज़ आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, होता है ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक
गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है, उनके जैसे खींचड़ों से कुछ हाथ का। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 फुटे 7 में बम फट गया। 7 बजते फुटे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। कितने बजे की घटना? ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम। मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या अफरा-तफरी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, पर फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। ऐसी भगदड़ मची है यहाँ पे, लोग चीख पुकार करते हुए भागे हैं, और चीख पुकार करते हुए जो लोग भाग रहे थे वो यही कह रहे थे कि कोई आतंकवादी हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है। क्योंकि जैसा कि आज फरीदाबाद में 350 किलो RDX बरामद हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये एक प्लानिंग के तहत किया गया हो। कार में कोई आदमी RDX रख के या किसी भी प्रकार का कोई मतलब ज्वलनशील पदार्थ रख के आया हो, और उसने ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए पब्लिक प्लेस में आकर यहाँ पर फटा है, और बहुत सारी गाड़ियां जल गई हैं।